हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था अवस्थाओं के बारे में, जिसमें कि हमने डिवाइड करा था बच्चे को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। और लास्ट क्लास में हम लोग उसके फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के बारे में समझ चुके थे। आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है मानसिक विकास के लिए, कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस अवस्था में किस तरीके से चलता है। लेकिन अवस्थाओं में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मानसिक विकास क्या होता है। जब हम मानसिक विकास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं मानसिक की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम बच्चे की समझ के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि बच्चा किस प्रकार से समझना उसने शुरू कर दिया है या समझ सकने की जो क्षमता है उसकी, उसको विकसित करता है। मतलब मानसिक विकास का मतलब क्या है कि उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होना, यानी कि जो उसकी मेंटल कैपेसिटीज है उसका डेवलपमेंट होना, उसी को हम बोलते हैं मानसिक विकास। अब इन क्षमताओं में क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, जैसे कि हमारी तर्क करने की क्षमता। मतलब अगर कोई चीज हमसे बोली जा रही है तो हम एक बार उस पर रुक के सोच सकें कि क्या वो सही है भी, या फिर हम अंधभक्तों की तरह उसे फॉलो करते जा रहे हैं। नहीं, अगर कोई चीज हमसे, या फिर हम बहुत टाइम से किसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं, तो हम एक बार रुके वहां पे और सोचे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये चीज। फिर दूसरा, किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता, यानी कि जो हमारी स्मरण पावर होती है वो, मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। इसी तरीके से होता है कि मान लीजिए हम किसी चीज को कितना चिंतन कर सकते हैं, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में कितना सोच सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी क्षमताएं। और हम कहते हैं कि जब इन क्षमताओं का विकास हो रहा है तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखो, हम चलते हैं अपनी अवस्थाओं की तरफ। तो जैसे कि शैशवावस्था मैंने आपको बताया था कि ये चलती है हमारी 0 से 5, यानी कि जन्म से 5 साल तक। इसको 0 मत मानिएगा, इसको जन्म मानिएगा, जन्म से 5। ठीक। बाल्यावस्था को हमने देखा था 6 से 12, और किशोरावस्था को हमने देखा था 12 से 18। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले समझना होगा शैशवावस्था के लिए। अब शैशवावस्था को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जनरली हम इसको ऐसे रखते हैं कि जन्म से 3 साल तक, 3 वर्ष तक, और एक हम रखते हैं 5 तक। यानी कि एक तो हमने रखा जन्म से 3 वर्ष तक और एक हमने रखा 3 से 5 वर्ष तक। इस तरीके से हमने इसको लास्ट क्लास में भी डिवाइड करा था। इसको हमने फिर से डिवाइड करेंगे इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो, हम ये मान के चलते हैं कि जन्म से लेके 3 साल तक जो बच्चे के अंदर है उसमें उसका ऐसा कोई मानसिक विकास नहीं होता। देखो, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे आप लोगों ने हमेशा अपने घर में देखे ही होंगे। तो लगभग जो हमारा 3 से 4 महीने का बच्चा है, 3 से 4 महीने का बच्चा है, वो क्या करता है, जैसे मान लो उसे कोई चौंकाने वाली चीज है, जैसे मान लो आप उसके सामने बहुत तेज चिल्ला दिए, ठीक है, कोई एकदम से उसके सामने बहुत कोई चमकती हुई चीज लाए, तो बच्चा क्या है, उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है। तो केवल जो 3 से 4 महीने का बच्चा है वो या तो चौंकेगा या रोएगा इस तरीके से। मान लो अगर उसको भूख लगी है तो वो रो के आपको बता देगा कि उसको भूख है, या मान लो कि उसको कहीं पे दर्द है तो भी वो रोने लगेगा। तो उसका जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें रोना। ठीक है, अब कुछ भी हो रहा है उसको रोना है। मान लो कि उसको भूख लग रही है, अब उसकी मम्मी उसको पता है कि दूध गर्म कर रही है, लेकिन वो फिर भी स्टिल रोता रहेगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है अभी तक। उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसके लिए दूध गर्म हो रहा है, बस उसको रोने से मतलब है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे की ये पीरियड होता है, इसमें बच्चे का ऐसा कोई मानसिक विकास नहीं होता। बल्कि हमने इस मानसिक विकास को जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, भाषा के विकास के आधार पर, कि इसमें जो है मेनली बच्चे का भाषा का विकास होता है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपकी भाषा ही विकसित नहीं हुई, ठीक है, आपकी भाषा ही डेवलप नहीं हुई, तो क्या आप कुछ चीजें सीख पाओगे? नहीं। अगर मैं आपको भी चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाने लगूँ तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको चाइनीज लैंग्वेज के अल्फाबेट ही नहीं पता। क्योंकि अगर आपको हिंदी के अल्फाबेट और इंग्लिश के अल्फाबेट पता है, इसीलिए तो आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो। तो वही चीज है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास हो, उसको वो चीजें समझ में आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी भाषा का विकास हो। तो जन्म से जो 3 वर्ष तक हम जनरली देखते हैं वो देखते हैं हम बच्चे की भाषा का विकास। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में अब क्या है, बच्चा कुछ चीजों को, ठीक है, पहचानना शुरू कर देगा। जैसे कि अब अगर आप उसके नाम से उसको पुकारोगे तो वो इधर उधर देखने लगेगा कि हाँ हाँ, इस नाम से मुझे किसी ने पुकारा। तो ये 6 महीने में ये सब चीजें होने लगती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 8 से 10 महीने या 8 से 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो क्या करने लगता है, चीज घुटमन चीजों की हेल्प से ना उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो बच्चा घुटमन घुटमन चलना सीखता है वो इस एज तक
बच्चा धीरे धीरे कोशिश करने लगता है। फिर अगर मैं बात करती हूँ 1 वर्ष की या 1 साल की, तो बच्चा क्या है, अब कुछ साउंड निकालने लगेगा, जैसे कि ब म, इस तरीके से बच्चा कुछ ना कुछ साउंड निकालना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 साल की, तो 2 साल में क्या होगा कि अब बच्चा ना छोटे छोटे शब्द बोलने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जनरली पानी को ऐसे बोलेंगे मम, ठीक है, इस तरीके से वो छोटे छोटे जो मैं कह सकती हूँ 2 मात्राओं, सॉरी 2 वर्णों के जो शब्द हैं, ठीक है, बिना मात्राओं वाले, उनको बोलना शुरू कर देता है 2 सालों में। फिर अगर मैं 3 साल तक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, बच्चा अब अपना नाम बताना शुरू कर देगा। आपको आपने देखा भी होगा लगभग जो 3 साल का बच्चा है आजकल, तो हम उसको प्ले स्कूल्स में भेजने लगते हैं, तो बच्चा वहां जाके अपना नाम वगैरह यहाँ पे बता देता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ रंगों की तो थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है, या फिर वो हल्के भारी में डिफरेंस करना यहाँ पे सीख जाता है। फिर अब क्या हुआ कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसमें थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अब ये 4 से 5 साल का बच्चा है, ठीक है, अब ये जो 4 से 5 साल का बच्चा है, इसको क्या है, इसको काउंटिंग्स भी याद हो जाएंगी, है ना। आपने देखा होगा कि बच्चा इस स्टेज तक आते आते वो काउंटिंग को लिखना पढ़ना बोलना आराम से सीख जाता है। जो छोटे छोटे शब्द हैं वो उनको बनाना सीख जाएगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख जाएगा। तो 4 से 5 साल के बच्चे का हम ये मान के चलते हैं कि वो काउंटिंग सीख लेता है, ठीक। इसी तरीके से हम कह सकते हैं शब्द बनाना सीख लेता है, ठीक है। और उसके साथ अब देखो ये जो 4 से 5 साल का बच्चा है, ये कहीं ना कहीं प्ले स्कूल में आजकल जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये ना घटनाओं को अपने शब्दों में भी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इतनी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जब वो स्कूल से वापस आते हैं ना, तो वो अपने घर में आके सारी बातें बताते हैं। या फिर मान लो वो खेलने भी जाते हैं बाहर, या उनके साथ जो भी हुआ होता है वो अपने घर में आके ना हर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जो 4 से 5 साल का बच्चा है अपने शब्दों में किसी कहानी को बताने लगेगा, ठीक है। तो और धीरे धीरे उसको क्या होगा, धीरे धीरे उसको टेबल्स वगैरह भी याद होनी शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो पहाड़े वगैरह है वो भी वो यहाँ पे शुरू कर देगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शैशवावस्था में बच्चा ये सब चीजें तो सीख जाता है, लेकिन उसमें अभी भी तर्क शक्ति नहीं आ पाती, ठीक है। मतलब उसको ऐसा है कि वो भी चिंतन नहीं कर सकता चीज़ों पे। अपनी बॉडी के पार्ट्स वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। मतलब आप उसको कहोगे हैंड्स कहाँ हैं, आईज कहाँ हैं, नोज कहाँ है, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो समझने लगेगा, लेकिन वो कोई उस पर गहन चिंतन नहीं कर पाएगा। अब गहन चिंतन वाली बात कहाँ से शुरू होती है, फिर 5 साल के बाद से। मतलब क्या है कि अब ये जो हमारी ये वाली जो बाल्यावस्था आएगी, ठीक है, इसमें जो होता है बच्चा सबसे ज्यादा क्यूरियस होता है। तो देखिए अब ये जो बाल्यावस्था वाला बच्चा है ये क्या होगा, ये ना स्कूल जाना शुरू कर देगा। अब जब ये स्कूल जाना शुरू कर देगा तो आप खुद ही सोच के बताओ कि इसको जो है चीज़ों को समझने के, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मौके मिलने लगेंगे, अवसर प्राप्त होने लगेंगे। तो होगा क्या कि इस एज में जो लर्निंग होती है वो बच्चे की बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। और जो इस अवस्था का सबसे एक प्रमुख विशेषता होती है वो क्या, बच्चे का खेल। क्योंकि देखो अब क्या है कि बच्चे ने जब स्कूल जाना शुरू करा ना, तो बच्चे के वहाँ पे भी फ्रेंड्स बन गए, स्कूल में भी फ्रेंड्स बन गए। अब बच्चा इतना छोटा है कि उसको आप घर आके पूरे दिन तो नहीं पढ़ाओगे, बच्चे ने अपने आसपास में भी दोस्त बना लिए, तो वो स्कूल में भी कुछ टाइम खेलेगा और घर आके भी कुछ टाइम खेलेगा। तो बाल्यावस्था की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि बच्चे को यहाँ पे खेल खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। दूसरी बात, वो अपने आसपास के पर्यावरण को, ठीक है, समझने लगता है धीरे धीरे, पर्यावरण को समझने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि अभी तक तो बच्चे की जो एजुकेशन थी वो घर में चल रही थी, लेकिन अब बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो उसने बहुत सारी चीजें देखी। मान लो बच्चा पार्क में गया, पार्क में वो एनिमल्स को भी देखेगा, डॉग को देखेगा, कैट को देखेगा, काऊ को देखेगा, तरह तरह के फ्लावर्स देखेगा। तो उसे हुआ क्या कि उसने पर्यावरण को जब देखा तो उसमें उसको समझने के लिए उसकी इच्छा भी जागृत होगी। और इसी एज के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत शौक होता है इन सब चीज़ों के क्वेश्चन पूछने का। मतलब बहुत क्यूरियस माइंड होता है। अगर मैं कहूँ ये 4 से जो हमारा ये 8 साल तक का टाइम पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने अभी यहाँ पे 6 साल पढ़ा रही थी, पीछे पहुंच गई, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो विकास है ना ये एक निरंतर चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से कहूँ कि 5 साल से बच्चा जैसे ही पूरा हुआ 6ठी साल में आ गया तो वो बाल्यावस्था में आ गया, नहीं। कभी कभी आपने देखा है कि शैशवावस्था की कुछ चीज़ें आपको बाल्यावस्था में देखने को मिलेंगी, और इसी तरीके से बाल्यावस्था की भी कुछ चीज़ें आपको किसमें, किशोरावस्था में भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास कितना हुआ है। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने जब बाहर जाना शुरू कर दिया, ठीक है, अब स्कूल में हमने देखा है आजकल तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, तो बच्चे को बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को ना एक्टिविटी करना बहुत पसंद आने लगता है। मान लो कि कागज़ से या फिर मिट्टी से,
ठीक है, अगर उसको इस टाइप से कोई एक्टिविटी कराई जाती है जहाँ पे वो खुद से किसी काम को करना सीखता है, तो उसको उन कामों में बहुत मजा आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ धीरे धीरे। उसमें ना क्या होता है कि आत्मविश्वास जागृत होने लगता है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास जागृत होने लगता है। तो देखो, अब इसीलिए मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको इसीलिए टेबल की फॉर्म में करवा रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से अब देखो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए, एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, इसी तरीके से अब हम एक चीज और अब यहाँ पे क्या है कि बच्चा ना धीरे धीरे चिंतन भी करने लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि क्या है कि अब उसको ना बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है इस एज में। मान लो कि उसको थोड़ा सा पार्ट जीके का भी पढ़ाया जा रहा है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसको ईवीएस भी पढ़ाई जा रही है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन भी कराया जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि बच्चा ना चिंतन कर पा रहा है, बच्चा अब छोटी छोटी चीजों में अपना तर्क लगा पा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बच्चा चिंतन कर पाता है वो केवल मूर्त चिंतन कर पाता है। मूर्त चिंतन कर पाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, बच्चा अभी तक यहाँ पे कर पाएगा। अभी बच्चा उन चीजों को नहीं सीख पाएगा जो उसके सामने नहीं है। मतलब बच्चा अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन जिसको हम बोलते हैं, वो अभी बच्चा यहाँ पे इस स्टेज में नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी जब अभी हम देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं किशोरावस्था की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो किशोरावस्था में विकास हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी तक शैशव में और बाल्या में, तो यहाँ पे जो विकास है वो अपना मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच चुका होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक जो विकास है, मानसिक विकास अपने चरम पर होता है, यानी कि अपनी उच्चतम सीमा पर, अपने चरम पर होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि देखो, अब यहाँ पे बच्चे ने ना इतना कुछ सीख लिया होता है, काफी कुछ चीजें सीख ली होती हैं, तो अब बच्चा धीरे धीरे मूर्त चिंतन के साथ साथ ना अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि अब वो मूर्त चिंतन बहुत ज्यादा कर सकता है, या फिर जो उसकी कल्पना शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब उसकी कल्पना शक्ति इतना बढ़ जाती है तो वो केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी सपने देखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं दिवास्वप्न। दिवास्वप्न, ठीक। और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगा है। अमूर्त चिंतन, वो चीजों को विश्लेषण कर सकता है, उनका संश्लेषण कर सकता है। मतलब अगर अब उसको कोई चीज बोली जाएगी तो वो उस पर रुक के सोचेगा। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात कि बच्चे को भी यहाँ पे उसका जो मानसिक विकास है वो तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन स्टिल वो उन सब चीजों को एज एन एडल्ट, यानी कि मैं कहूँ कि जो हमारी किशोरावस्था से बात की एडल्ट एज आती है, यंग एज आती है, उसमें बच्चा यूज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे को यहाँ पे नॉलेज तो मिल गई, लेकिन अभी भी उसमें अनुभव की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अनुभव की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अनुभव में कमी। अब एक चीज और यहाँ पे आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगी कि जो बच्चे हैं ना वो अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब सब लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में हमारी क्या वैल्यू है, अरे हम बाहर जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा ना कह दे कि हमें कोई बुरा ना लगे, या फिर स्पेशली मैं कहूँ कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो उनका अट्रैक्शन होता है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे ना अपने लुक्स के बारे में, ठीक है, अपनी बॉडी के बारे में, और जो हमारी आसपास की आकर्षक चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेलिब्रिटीज को बच्चे फॉलो करने लगते हैं, या फिर किसी ना किसी करियर की तरफ अपना ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें बच्चों के अंदर बहुत आ जाती हैं। अब बच्चों के साथ क्योंकि बहुत सारी चीजें वो सीख चुके होते हैं, तो होता क्या है कि वो वाक्पटुता, एक आपकी बुक में शब्द दिया हुआ है वाक्पटुता, उसमें भी बहुत क्या हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। वाक्पटुता का मतलब होता है किसी चीज पर डिबेट करना, वो उस पर आराम से डिबेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है वहां पे। ठीक, तो ये थे हमारे पास सारे किशोरावस्था के। लेकिन ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वहां पे बच्चे को संभालना एज अ टीचर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमने मानसिक विकास के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अगर हमें इस मानसिक विकास को मेजर करना हो, ठीक है, या हमें पता लगाना हो कि भैया इस बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस लेवल तक हो चुका है, तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई ये बच्चा कम बुद्धिमान है। ठीक है, मान लो कि कोई टीचर आया बाहर से, उसने कहा कि भाई मुझे आपकी क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, तो टीचर क्या करेगी? जो हमारे टॉपर्स होते हैं क्लास के, उसमें से बोल देगी कि भाई ये तीनों बच्चे हैं जो हमारी क्लास के इंटेलिजेंट हैं, या फिर ये तीनों बच्चे हैं जो हमारी क्लास के मतलब इनमें थोड़ी कम बुद्धिमान है, इस तरीके से बोलेगी। तो आखिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है, ये बच्चा कम बुद्धिमान है? तो उसके लिए क्या हुआ कि एक फॉर्मूला ड्राइव करा गया, बुद्धि की डेफिनेशन आई। तो चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि को।
तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है, तो हम सामान्य शब्दों से में कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम कहते हैं कि तर्क करने की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता, और स्पेशली हमारे पास चिंतन में भी अमूर्त चिंतन करने की जो हमारी क्षमता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है। अब देखो, अलग अलग हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दी। और डीएलएड बीटीसी वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे मल्टीपल चॉइस में सीधे सीधे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी। तो ध्यान से एक एक डेफिनेशन को देखेंगे। तो वुडवर्ड साहब ने कहा कि जो बुद्धि है वो कार्य करने की विधि है, मतलब हम किस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, किस विधि से कर रहे हैं, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। फिर टर्मन साहब ने कहा अमूर्त विचारों के बारे में। तो याद रखिएगा कि जब भी अमूर्त विचार आ जाए तो वो किसने बोला, वो बोला हमारा टर्मन ने। ठीक। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, मतलब हम कितने अच्छे से अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, वही क्या है, हमारी बुद्धि। इसी तरीके से फिर बिने साहब ने कुछ डेफिनेशन दी हमारी। क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि को केवल हम इन 4 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मतलब हमें किसी चीज़ का कितना अच्छा ज्ञान है, कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, कितना फिर हम उसमें, अगर हमें नॉलेज है तो हम कितना उसमें आविष्कार कर सकते हैं, रिसर्च क्या कर सकते हैं। फिर निर्देश, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ पता है तो क्या मैं दूसरे को वो चीज़ समझा सकती हूँ, क्या मैं उसे निर्देश दे सकती हूँ, वही चीज़। और चौथी चीज़ इन्होंने कहा आलोचना, मतलब अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता है तो क्या मैं उसकी कमियां भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट तो है नहीं ना दुनिया में कि जिसकी कोई कमियां ना हो। तो अगर मुझे इतना अच्छे से सब चीज़ें पता है तो क्या मैं उसकी कमियों को निकाल पा रही हूँ, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। अब फिर आई रायबर्न की साहब की डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो सब हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मतलब अगर हमारे सामने कोई परेशानी आई, ठीक है, हमने उस परेशानी को समझा और किसी उद्देश्य के लिए जब हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, अगर वो क्षमता हमारे अंदर है तो वही क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। तो ये सब डेफिनेशंस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगी। अब अगर बात आती है कि हमें बुद्धि को अगर हम मापना चाहें तो हम कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा, कुछ बुद्धि परीक्षण बनाए, यानी कि हमने क्या करा, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। इंटेलिजेंस फिर हमने फॉर्मूला भी बनाया। अगर हमें बुद्धि को नापना है तो हम कैसे नाप सकते हैं, हम नाप सकते हैं इसको बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले द्वारा। बुद्धि लब्धि यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, क्वेश्चंट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है तो हम कैसे समझाएंगे, तो हम बुद्धि को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी चिंतन को करने की क्षमता, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी कार्य को करने की क्षमता, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं तर्क करने की क्षमता, किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता, ये सब क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि डीएलएड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक डेफिनेशन दे देगा और वहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई। तो इसलिए डेफिनेशंस को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास वुडवर्थ साहब की। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि है हमारे कार्य करने की क्षमता, यानी कि हम किसी काम को किसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। इसके बाद आए टर्मन साहब, जिन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, मतलब इन्होंने किसके बारे में बात कर दी, अमूर्त विचारों में के बारे में। मतलब अगर हमारे अमूर्त विचार हम अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग, टर्मन के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं बिने साहब। इन्होंने कहा कि बुद्धि को केवल हम इन 4 शब्दों से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने 4 शब्द बताए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मतलब हमें किसी चीज का कितना अच्छी नॉलेज है, ठीक। दूसरा कि फिर अगर हमें नॉलेज मिल गई तो क्या हम उसमें कोई आविष्कार, कोई इन्वेंशन, कोई रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा कि अगर हमें कोई चीज पता है तो क्या मैं उसको निर्देश के रूप में आपको बता सकती हूँ। और चौथा कि अगर मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से पता है तो क्या मैं उसकी कमियां भी बता सकती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक चीज की अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां होती हैं। तो वो वही बोलना चाहते हैं कि मुझे किसी चीज को इतना अच्छे से समझना,
ठीक है, किसी चीज़ को इतना अच्छे से समझना कि हम उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही चीज़ें बता सके, वही क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास लास्ट में रायबंद साहब, जिन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है जो कि हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आना चाहिए कि पहली बात तो हमारे पास समस्या क्या है और जो हम समस्या सुलझाना चाहते हैं उससे हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा, इसी चीज को उन्होंने क्या बोला, बुद्धि। अब ये तो हमने समझ लिया बुद्धि क्या है। तो अब आपसे कोई पूछे तो बुद्धि आप आराम से बता सकते हो कि भाई अमूर्त चिंतन करने की अवस्था है, कार्य को करने की विधि है, या फिर हम कह सकते हैं ज्ञान आविष्कार और निर्देश आलोचना जिसमें हम कर पाए किसी चीज का, या फिर समस्या को समाधान करना, या फिर किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु। ये सब क्या है, ये सभी हमारी बुद्धि कहलाती है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इस बुद्धि को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो बुद्धि को मेजर करने के लिए क्या करा, एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी पर्सन की आईक्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम समझते हैं बुद्धि लब्धि को, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन को। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मेरे पास कोई बच्चा है जिसकी की जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु जो है उस बच्चे की, मान लीजिए वो है कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अब ये जो 10 वर्ष का बच्चा है ये क्या कर पा रहा है, 12 साल की जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, 12 साल का जो बच्चा मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये उनको भी आसानी से कर पा रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी है, वो हमने मान लिया, क्योंकि 12 साल के बच्चे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है तो हमने कह दिया कि जो इसकी मानसिक आयु है वो है 12 वर्ष। तो देखो अगर अब मुझे इस बच्चे का आईक्यू निकालना है, बुद्धि लब्धि निकालनी है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि कैसे आता है, बुद्धि लब्धि बराबर ये आता है आपका मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो बस हम इसमें पुट करेंगे तो मानसिक आयु कितनी है इस बच्चे की, वो है 12 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी है 10, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि जो इस बच्चे का आईक्यू है वो कितना आ गया, 120 आ गया। अब एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आयु है और यहाँ पे भी आयु है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हम क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि एक अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ तो वास्तविक को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज, और मानसिक आयु को हम यहाँ पे बोलते हैं मेंटल एज। तो फॉर्मूला इसका बनेगा IQ बराबर MA/CA × 100। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको दोनों लैंग्वेजेस में बता दिया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी 120 के बेसिस पे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, टॉमन साहब ने एक पूरी टेबल बताई कि भाई जो एक एवरेज बच्चा होता है उसका IQ क्या होता है, जो थोड़ा पुअर है बच्चा पढ़ने में उसका IQ क्या होता है, जो बच्चे क्रिएटिव इंटेलिजेंट होते हैं उनका IQ क्या होता है। तो इस टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो क्या करेगा, आपको इस तरीके से एक प्रॉब्लम दे देगा, सॉल्व करने के लिए वो कहेगा कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो और बताओ कि जो आंसर आएगा आपका उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो कैसा बच्चा है, वो एक औसत बच्चा है या एक इंटेलिजेंट बच्चा है या एक पुअर बच्चा है। तो उसके लिए आपको उस टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं उस टेबल को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने टर्मन साहब की डेफिनेशन भी देखी थी, तो टर्मन साहब ने ना IQ में भी बहुत सारा काम किया। ठीक है, IQ के फॉर्मूले बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन पूरा दिया कि अगर किसी बच्चे का IQ 140 से ज़्यादा है तो वो बच्चे किस में आते हैं, हमारे प्रतिभाशाली, ऐसे बच्चों को हम जीनियस बोलते हैं। फिर अगर कोई बच्चा है जो कि 120 से 140 है तो उसे हम बोलते हैं अति श्रेष्ठ या फिर वेरी सुपीरियर चाइल्ड। फिर आया 110 से 120 जिन्हें हमने बोला श्रेष्ठ बुद्धि यानी कि सुपीरियर चाइल्ड। फिर 90 से 110 यानी कि जो होते हैं हमारे सामान्य बुद्धि वाले, जिन्हें हम बोलते हैं एवरेज बच्चा है। फिर आया हमारा 80 से 90 जिन्हें हमने बोला मंद बुद्धि। ठीक,
70 से 80 क्षीण बुद्धि, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फीबल माइंडेड। फिर आए हमारे 70 से कम, इनको हमने बोला डेफिनेटली फीबल माइंडेड, यानी कि निश्चित ही क्षीण बुद्धि वाले बालक होते हैं ये। फिर आया 50 से 70, जिन्हें हमने बोला अल्प बुद्धि या फिर मोरोन हमने बोला। फिर आया हमारे पास 20 से 25, यानी कि 20 भी हो सकते हैं 25 भी, इनसे 50 तक, तो ये आते हैं हमारे मूर्ख बुद्धि, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं इम्बेसाइल चाइल्ड। फिर आए हमारे 20-25 से भी कम वाले, इन्हें हमने बोला महामूर्ख या फिर जिन्हें हम बोलते हैं इडियोटिक चाइल्ड। ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये बस आप लोगों के लिए, कि जनरली ऐसा माना जाता है, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया कि जिन बच्चों का IQ जो 30 से कम रहता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों की जो लाइफ होती है वो बहुत कम रहती है। मतलब आप कह सकते हो कि कुल ये 18 या 19 साल तक ही जीवित रह पाते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इतने कम IQ के साथ सरवाइव करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये थी टर्म्स आपकी डेफिनेशन, टर्म्स आपका क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस IQ को मापने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के टेस्ट बनाए गए। तो उन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे उनकी जरूरत हुई, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि बुद्धि को परीक्षण करने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए क्या हुआ कि बहुत सारे बुद्धि परीक्षण टेस्ट बनाए गए, ठीक है। बुद्धि परीक्षण बनाए गए, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये क्यों बनाए गए, क्योंकि समय समय पर जैसी जैसी हमें आवश्यकताएं पड़ी वैसे वैसे ये टेस्ट बनते चले गए। अब ये टेस्ट हमारे फिर से दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हमारे हो सकते हैं व्यक्तिगत, एक हो सकते हैं हमारे समूहीकृत। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे टेस्ट हैं कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और समूहीकृत भी हो सकते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत यानी कि जिसे हम केवल एक पर्सन पर एक टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं, उसे हमने व्यक्तिगत बोला। और समूहीकृत यानी कि एक टाइम पे हम 200 300 400 पीपल पर भी एक ही समय पर एक ही टेस्ट को लगा सकते हैं, तो उसे हमने समूहीकृत टेस्ट बोल दिया। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो व्यक्तिगत का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि 1 to 1 बात होती है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिगत टेस्ट। लेकिन समूहीकृत जैसे कि हमारा रिटन एग्जाम होता है, अभी जैसे सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो ये क्या है, समूहीकृत टेस्ट है, एक साथ एक ही टाइम पर बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा समूहीकृत टेस्ट। अब ये भी हमारा फिर से व्यक्तिगत और समूहीकृत भी दो तरीके का हो सकता है। तो अब ये एक हो सकता है वर्बल और एक हो सकता है हमारा नॉन वर्बल। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तरीके से तो ये हो सकता है भाषागत और दूसरा हो सकता है क्रियागत। इसी तरीके से ये भी समूहीकृत वाला भी हमारा एक हो सकता है भाषागत और एक हो सकता है क्रियागत। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वर्बल और इसको बोला जाता है वर्बल। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी वर्बल, यहाँ पे भी नॉन वर्बल। अब इस वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, देखो तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्बल वाले में, भाषागत वाले में हम क्या करेंगे, भाषा का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के या फिर मैं कहूँ मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि हमारे किसी ना किसी भाषा में लिखे हुए होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ क्रियागत की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उन लोगों के लिए बनाया गया जनरली जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पजल टेस्ट आ गए, हमारे एक तरह से शेप से रिलेटेड टेस्ट आ गए, या फिर कुछ टुकड़े दे दिए गए, हमें उन्हें जोड़ के कोई पिक्चर बनानी हो गई। जैसे कि आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे जनरली जो स्कूल नहीं जाते तो उनके लिए बचपन में गेम्स बनाए जाते हैं, उनके लिए उनको पजल दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनसे मिला के उन्हें उसका फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो वही होता है हमारा नॉन वर्बल या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रियागत टेस्ट। तो अब समय समय पर कुछ भाषागत और कुछ क्रियागत टेस्ट बनाए गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कुछ व्यक्तिगत भी थे और कुछ समूहीकृत भी थे। तो उन दोनों को देखते हैं और देखते हैं कि इनके नाम क्या कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे गए हैं कई बार, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले के जो टेस्ट है आपके, ये तो व्यक्तिगत है यानी कि इंडिविजुअलाइज टेस्ट है, बाकी के दो जो कैसे हैं वो आपके सामूहिक टेस्ट हैं। इसमें भी जो पहला वाला है वो आपका भाषात्मक है, यानी कि वो आपका कैसा है, वर्बल है, लैंग्वेज टेस्ट है। अब इसमें भी हमारे पास जो दो मेन है वो कौन से हैं, एक तो बिने साइमन स्केल है और एक है हमारे पास स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ध्यान रखिएगा, जो दोनों बिने वाले हैं वो कौन से हैं, वो है हमारे लैंग्वेज वाले और साथ ही साथ कैसे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, यानी कि जो है हमारे इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जो लोग ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो कौन कौन से हैं, इसके लिए हमारे पोर्टियस भूल भुलैया, यानी कि उसको हम बोलते हैं पोर्टियस मेज टेस्ट। साथ ही साथ दूसरा है यहाँ पे वेशलर वैल्यूब टेस्ट, ठीक।
तो याद रखेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षण पे। ध्यान रखिएगा, ये जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, इसका नाम ही आर्मी अल्फा टेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि एक हमें बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ी, ठीक है, जब यूएसए में, यूके में, तो उस टाइम पे इस टेस्ट को बनाया गया। जो लोग पढ़े लिखे थे उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया गया, जो लोग कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट बनाया गया। ठीक, अब इस भाषात्मक परीक्षण में 2 तरीके के बनाए गए थे, एक तो आर्मी अल्फा और एक आर्मी जनरल, ठीक है, जिसने क्या से क्लासिफाई कर दिया लोगों को कि भाई किस पोस्ट पे कौन सा आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आर्मी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। एक तो बिल्कुल सोल्जर्स होते हैं जो कि हमारे हमेशा किस पे, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। एक उनसे हायर पोस्ट होती हैं, मान लो लेफ्टिनेंट हो गए, जनरल हो गए, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए ही ये टेस्ट बनाया गया था। फिर इसी में आया हमारे पास, जो कि बहुत बड़े ग्रुप पे हमने लिया, एक था हमारा आर्मी बीटा टेस्ट जो कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और साथ ही साथ इसमें बनाया गया शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, यानी कि शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये कुछ परीक्षण थे जो कि इंडिविजुअलाइज्ड या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप लेवल पे बनाए गए। अब बात आती है कि आखिर इतने सारे टेस्टों की हमें जरूरत क्या पड़ी, तो या फिर हमें साइकोलॉजी में टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कि हमें बच्चों को क्लासिफिकेशन करना है, हमें ये पता लगाना है कि बच्चा कौन सा हमारे क्लास में अच्छा है, या कौन सा बच्चा डल है, या कौन सा बच्चा हमारे यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक बच्चा है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो उनको हम इन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। वैसे तो बच्चों को क्लासिफिकेशन करना गलत है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर हमें कभी नीड पड़ती है, कभी ज़रूरत होती है, तो हम इन टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था पूरा, वो था हमारा किस पे, मानसिक विकास पे, जिसमें हमने मानसिक विकास को समझा, बुद्धि को समझा, बुद्धि परीक्षण को समझा, और बुद्धि परीक्षण के कुछ टेस्ट को समझा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, टाइम पर मिलते रहें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।